आज साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें मॉडर्न पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने पुरानी थ्योरीज इसकी पढ़ी थी सारी, जिसमें स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म था, फिर जेस्टॉल्ट की पढ़ी थी, फ्रॉइड की पढ़ी थी। अब आज इसमें हम थोड़े से मॉडर्न पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। तो मॉडर्न पर्सपेक्टिव में आपको जो नाम इसमें पता चलेंगे वो जैसे BF स्किनर होगा, उसका नाम आएगा, मैस्लो का नाम आएगा, रॉजर्स का नाम आएगा। तो इसमें भी सबसे पहले तो शुरुआत फ्रॉइड से ही करी है। तो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव इसका फर्स्ट पर्सपेक्टिव है, जो कि फ्रॉइड का ही जो साइको एनालिटिक थ्योरी थी उसी से साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव आया हुआ है। और इसमें ये बोल रहे हैं कि जो फ्रॉइड की थ्योरी है वो अभी भी बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो यूज करते हैं अपने थेरेपीज में। उसकी जो साइको एनालिटिकल जो कॉन्सेप्ट था और जो अनकॉन्शियस माइंड के बारे में फ्रॉइड ने बात किया था, तो वही सेम कॉन्सेप्ट आजकल भी थेरेपीज में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और उसी की दी हुई टेक्निक्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आजकल जो है जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं थोड़ा मॉडिफाई करके उसको कंटेम्प्रेरी यूज कर रहे हैं। कंटेम्प्रेरी मीन्स अभी आजकल के टाइम में लोगों को काउंसलिंग करते हैं जब वो, या उनकी थेरेपीज करते हैं, तो उसमें वो चीजें यूज करते हैं जो फ्रॉइड ने जिस चीज के बारे में बात की थी। और इन द मोर मॉडर्न साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव, अभी जो आजकल जो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव है मॉडर्न, उसमें ये कह रहे हैं फोकस अभी भी अनकॉन्शियस माइंड पे ही है। बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड को ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि जो उसका इन्फ्लुएंस हमारे कॉन्शियस बिहेवियर पे होता है, उसी वही रीजन होता है जिसको हम मानते हैं कि हमारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे ऊपर, जो हमारे माइंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, वो यही रीजन होता है कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारे कॉन्शियस बिहेवियर को इफेक्ट करता है। तो ये आजकल के मॉडर्न पर्सपेक्टिव में भी यही चीज मानी जाती है। प्लस जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं उनकी वजह से, उन उस टाइम हमारे जो एक्सपीरियंसेस थे उसका इफेक्ट आजकल हमारी लाइफ में कैसा पड़ रहा है, उसकी वजह से हम आज कैसे बिहेव कर रहे हैं, इन दो चीजों पे ज्यादा फोकस है हमारी साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव का। और इसमें सेक्सुअल मोटिवेशंस और इस सेक्स और सेक्सुअल मोटिवेशन के ऊपर फोकस थोड़ा कम हो गया है अब, जो कि पहले ज्यादा था, लेकिन मॉडर्न पर्सपेक्टिव में ये चीज अब थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, ओके। अब साइकोडायनामिक के बाद आपका आता है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। जैसे बिहेवियरिज्म हमने पढ़ा था, उसमें वॉटसन के बारे में हमने बात की थी। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ था कि वॉटसन जो है उन्होंने अपना जो फील्ड है वो साइकोलॉजी फील्ड से छोड़ के अपना वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग में चले गए थे। तो उसके बाद BF स्किनर का नाम आगे आने लग गया था। जब वो बिहेवियर पर्सपेक्टिव की बात होती है तो वॉटसन से ज्यादा लोग स्किनर को जानते हैं अब, क्योंकि वॉटसन ने ये फील्ड छोड़ दी थी, वो एडवर्टाइजिंग में चले गए थे, तो स्किनर ने उसके आइडिया को कंटिन्यू किया था। तो स्किनर का भी यही मानना था कि जो बिहेवियर है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी हम कंडीशनिंग कर सकते हैं। और अगर आपको याद हो कि स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला एक्सपेरिमेंट भी करा था, जिसमें उन्होंने माउस को यूज करके ये प्रूव किया था कि कैसे हम किसी को अगर रीइंफोर्समेंट दें तो उसका बिहेवियर हम और ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो स्किनर का नाम हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग से याद आता है। और ये दिखाते हैं हमें अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू के वॉलेंट्री बिहेवियर लर्न किया जा सकता है। जो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज है ना आर फॉलोड बाय प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब अगर आप किसी को किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर का, उसको आप कोई प्राइज दोगे, अगर किसी ने कुछ किसी तरीके से बिहेव किया और आपने उसको रीइंफोर्स किया, उसको कुछ देकर, उसको प्राइज देकर, उसको प्रेज करके, तो वो बिहेवियर बार बार होगा। तो उसको हम रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि अ चाइल्ड क्राइज एंड इज रिवॉर्डेड बाय गेटिंग इट मदर अटेंशन विल क्राई अगेन इन द फ्यूचर। एक छोटा बच्चा रोता है, उसको पता है मैं रोता हूँ तो मेरी मम्मी मेरे को अटेंशन देती है, तो इसलिए वो बार बार ऐसा करता है। तो यही वो कहना चाह रहा है स्किनर कि कुछ कुछ ऐसे बिहेवियर है जो कंडीशनिंग से लर्न किए जा सकते हैं, जिसमें रीइंफोर्समेंट मिलती है, वो बिहेवियर रिपीट होता है बार बार। उसके बाद आपका आता है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। इसको यहाँ पे थर्ड फोर्स नाम दिया हुआ है, क्योंकि दो
पर्सपेक्टिव ऐसे थे जो सबसे ज्यादा लोग जो यूज करते थे या मानते थे। एक तो था साइको एनालिटिक वाला, फ्रॉइड वाला। दूसरा था बिहेवियरिज्म वाला। और ह्यूमनिस्टिक था तीसरा, जिसको सबसे ज्यादा लोग एक्सेप्ट करते थे। तो ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर में क्या बोलते हैं, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा कि साइको एनालिटिक थ्योरी जो है वो सेक्सुअल डेवलपमेंट पे फोकस करती है। बिहेवियर थ्योरी जो है एक्सटर्नल फोर्सेस पे फोकस करती है, कि जो बाहर के जो चीजें हैं वो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। लेकिन जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है ना, वो उनकी ह्यूमंस की खुद की एबिलिटी को फोकस करती है, अपनी खुद की लाइफ और उनकी एबिलिटीज को, कि वो खुद कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये वाली जो पर्सपेक्टिव है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, इसमें उन्होंने फ्री विल की बात की है। इसमें जो दो लोग हैं उनका नाम है मैस्लो और कार्ल रॉजर्स। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स। इन लोगों ने दोनों ने ही फ्री विल की बात की है, कि ह्यूमन के पास फ्री विल होता है और फ्रीडम होती है अपनी खुद की डेस्टिनी बनाने की, खुद की डेस्टिनी चूज करने की और खुद की डेस्टिनी बनाने की। और सारे जितने भी ह्यूमंस हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए स्ट्राइव करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अगर आपको याद हो, मैस्लो का वो हायरार्की वाला जो था पिरामिड था, कि सबसे नीचे बेसिक नीड्स होते हैं, फिर उसके ऊपर सोशल सिक्योरिटी नीड्स होते हैं, फिर उसके ऊपर एस्टीम नीड्स आ जाते हैं और सबसे ऊपर आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, जब हमें लगता है कि अब हम अपना मैक्सिमम पोटेंशियल रीच कर चुके हैं, अब हम अपने कैपेबिलिटी या अपने पोटेंशियल के टॉप पे आ चुके हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब हमें एक सेटिस्फैक्शन लगती है कि हम जितना हमारे अंदर पोटेंशियल है उतना हम अचीव कर चुके हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो रिस्पेक्टफुली हो, तो उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ये बोलता है कि सारे ह्यूमंस के पास अपना फ्री विल होता है और वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए काम करते हैं, जहाँ पे वो अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं। और ये इनके फाउंडर्स हैं अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स इस वाले पर्सपेक्टिव के लिए। और ये वाली जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है ये भी एक थेरेपी की तरह यूज होती है, जिसमें लोगों को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलती है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्प मिलती है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी डिटेल में। फिर आता है आपका कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जैसे कि आपको पता है कॉग्निटिव से हमें 3-4 चीजें याद आती है, थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। तो हमारे माइंड में ये जो चीजें होती हैं इसको हम कॉग्निटिव बोलते हैं। और ये 1960s में ज्यादा पावरफुल हो गया था ये वाला पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा लेट आया था बाकियों से। और इट वॉजंट अ न्यू आइडिया, ये कोई नया आइडिया नहीं था। ये जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ने भी, जो जेस्टॉल्टिज्म जो लोग सपोर्ट करते थे उन लोगों ने भी इस चीज को इस चीज के बारे में बात करी थी, और उन्होंने मेंटल प्रोसेसेस और लर्निंग के को सपोर्ट किया था। मतलब जिनका जेस्टॉल्ट व्यू था वो लोग भी कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करते थे। तो ये उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी है, क्योंकि द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स विच जस्ट हैपन टू मेक द आइडियल मॉडल्स ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। जो कंप्यूटर्स थे उनको ह्यूमन थिंकिंग से लिंक किया गया था, क्योंकि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात करते हैं कि माइंड कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। तो जैसे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, उसको माइंड को उससे कंपेयर किया गया था। उसके बाद इसमें बेसिकली ये है कि द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव विद इट्स फोकस ऑन मेमोरी, मेमोरी पे फोकस करता है, इंटेलिजेंस पे फोकस करता है, परसेप्शन पे फोकस करता है, थॉट प्रोसेसेस पे करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज और लर्निंग। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 जो इसमें है इम्पोर्टेंट चीजें कवर होती हैं। और थिंकिंग, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, ये सब चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव एक रिलेटिवली न्यू फील्ड है, क्योंकि ये बाद में आया था सबके, और इसमें फिजिकल ब्रेन के साथ साथ नर्वस सिस्टम की भी स्टडी की जाती है, क्योंकि थिंकिंग, लर्निंग ये सब नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हो पाता है। तो फिजिकल वर्किंग ऑफ ब्रेन भी देखते हैं और नर्वस सिस्टम का काम भी देखते हैं, मेमोरी कैसे होती है, थिंकिंग कैसे होती है। अब फिजिकल अगर देखते हैं तो उसमें हम न्यूरो साइंटिस्ट अपने टूल्स वगैरह यूज करते हैं ब्रेन की एक्टिविटी को नोट करने के लिए।
और ये एक्टिविटीज हम कैसे देख सकते हैं, एमआरआई के थ्रू देख सकते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और फंक्शनल मैग्नेटिक एफएमआरआई के थ्रू देख सकते हैं जो हमारी ब्रेन्स की एक्टिविटी होती है, या फिर हम पीईटी के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो है सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। ये भी एक नया पर्सपेक्टिव है, ज्यादा पुराना नहीं है। इसमें बेसिकली सोसाइटी और हमारे सोशल और कल्चरल चीजों की बात होती है। इसमें ये बोलते हैं कि जितना भी हमारे आसपास के लोग हैं वो हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, हमारी सोसाइटी का, हमारे कल्चर का, वो हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, हम सोशल साइकोलॉजी की जो फील्ड है उसमें हम जाते हैं। सोशल साइकोलॉजी पढ़ते हैं जिसमें हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रुप्स कैसे फॉर्म होते हैं और उसमें हमारे रोल क्या होते हैं, ग्रुप के अंदर जितने लोग होते हैं उनके अपने अपने क्या रोल होते हैं, और रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं हमारे। फिर हम इसमें कल्चरल साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं जिसमें हम कल्चरल नॉर्म्स, कल्चरल वैल्यूज और एक्सपेक्टेशंस के बारे में पढ़ते हैं। दो कल्चर कंपेयर करते हैं हम, हो सकता है हमारा कल्चर और बाहर का कल्चर हो, जैसे ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर। तो इनका जो इफेक्ट होता है लोगों की लाइफ पे, वो चीज हम इसमें पढ़ते हैं सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव में। और ग्रुप्स में भी पढ़ा जाता है, इंडिविजुअल भी पढ़ा जाता है। इंडिविजुअली हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ग्रुप में हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। और जो नाम हमारा सोशियो कल्चरल से रिलेटेड हमें याद रखना है वो है वाइगोट्स्की का, क्योंकि वाइगोट्स्की हैं जो सोशल साइकोलॉजी के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जो उन्होंने दिए हैं, और वो बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी उन्होंने दी है कि सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ चिल्ड्रंस को, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके भी, कि इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या असर होता है। तो वाइगोट्स्की जो यहाँ पे आपने नाम याद रखना है। और ये सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट रिमाइंड्स पीपल दैट द वे दे एंड अदर्स बिहेव or even think is influenced not only by whether they are alone or with friends in a crowd or a part of group but also by social norms, fads। इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब है कि ये सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जिस तरह भी सोचते हैं या बिहेव करते हैं वो सब चीजें सिर्फ हमारे ऊपर या हमारे दोस्तों के ऊपर या हमारी सोसाइटी पे नहीं डिपेंड करता है, ये इन चीजों पे भी डिपेंड करता है कि हम कल्चर में अपने क्या चीजें नॉर्मल मानते हैं, क्या चीजें हम एबनॉर्मल मानते हैं, हमारे डिफरेंसेस क्या क्या हैं दूसरे कल्चर से, हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा जो बिहेवियर होता है वो आज के टाइम पे है। क्रॉस कल्चरल रिसर्च में क्या होता है, क्रॉस कल्चरल में हम यही देखते हैं ना कि दूसरे कल्चर से हमारे कल्चर में क्या फर्क है, कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन ऑफ बिहेवियर देखते हैं कि जैसे अगर कोई वेस्टर्न कल्चर का है तो उस टाइम पे उसका जो कोई टीनेजर है वो कैसे बिहेव करता होगा कंपेयर टू हमारे इंडियन कल्चर का है अगर तो ये क्रॉस कल्चरल रिसर्च हो जाती है जिसमें हम दो अलग अलग तरह के कल्चर्स को और उसके बिहेवियर को हम कंपेयर करते हैं। और इसमें हेरिडिटी का, जेनेटिक्स का रोल भी पढ़ा जाता है क्योंकि कल्चर में क्या है, हेरिडिटी पास ऑन होती है एक से लेकर दूसरे तक, तो उसका रोल भी इसमें आ जाता है। और इसमें ये बोल रहे हैं कि इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है सोशल साइकोलॉजी की जो डार्ले और लैटने ने की थी, और आपको याद आ जाएगा ये सुन के क्योंकि हमने 12th के एक चैप्टर में पढ़ा, ग्रुप्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था इसमें, जिसमें इन्होंने ये स्टडी की थी कि बाई चांस अगर भीड़ में किसी आप रोड पे जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की भीड़ है और वहां पे किसी एक बंदे को कोई ट्रबल आ जाता है, मतलब उसको कोई परेशानी हो जाती है, उसको कोई तंग करने लग जाता है, तो हम लोग खड़े होकर ये देखते हैं कि कौन जाके हेल्प करेगा, जिसको बोलते हैं बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट। बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो 10 लोग खड़े हैं, 10 लोग के बीच में यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और यहाँ बीच में एक आदमी है जिसको पकड़ के कोई मार रहा है, तो यहाँ जितने लोग खड़े होंगे ना ये सारे वेट करेंगे कि ये जाके बचाएगा, ये वेट करेगा कि ये जाके बचाएगा, ये वेट करेगा कि ये जाके बचाएगा, तो हम एक दूसरे की तरफ देखते रहेंगे ना कि जाके उसको बचाएंगे, तो उसको बोलते हैं बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट।
और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकेले मेरी नहीं है। लेकिन जबकि अगर हम अकेले खड़े होंगे, हमारे सामने अगर कोई परेशान हो रहा होगा, तो हम फटाफट उसकी जाके हेल्प करेंगे, क्योंकि उस टाइम हमें कोई और नजर नहीं आएगा उसकी हेल्प करने के लिए। तो ये चीज है, ये अभी इसमें आगे हम ये लिखा हुआ है कि आगे आपको इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये हमने बायस्टैंडर इफेक्ट पहले भी पढ़ा था। उसके बाद आ जाता है आपका बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में बायोसाइकोलॉजी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पढ़ेंगे। हमारे बायोलॉजिकल बेसिस क्या है, हमारा बिहेवियर और जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं उसके पीछे हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो इसमें आपकी जैसे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी आ जाती है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी आ जाती है, साइकोबायोलॉजी आ जाती है, बिहेवियरल न्यूरोसाइंस आ जाती है। तो ये सारी चीजें आ जाती है। तो न्यूरोसाइंस जो है वो एक बहुत बड़ा जो पार्ट है इसका, स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वो हमारे ब्रेन की, जैसे हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था जिसमें हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था, ब्रेन के बारे में पढ़ा था, तो वो हमारा बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है, जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट करते हैं, हमारी हेरिडिटी कैसे इफेक्ट करती है, कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे माइंड में, तो ब्रेन में। तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं तो उसको बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बोलते हैं। कुछ कुछ डिसीजेज ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल कॉजेज की वजह से भी होते हैं, इसलिए ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ना भी जरूरी होता है। और इसमें भी डिसऑर्डर्स वगैरह भी देखे जाते हैं कि किस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से होती हैं। तो वो उसके लिए बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ना जरूरी है। और एक एग्जांपल जो इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया जो है उसके पीछे जेनेटिक कॉज होता है। अब जेनेटिक कॉज यानी जीन्स हो गया, जीन्स यानी हेरिडिटी हो गया। तो हेरिडिटी को पढ़ने के लिए हमें बायोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसलिए हम बायोसाइकोलॉजी या फिजियोसाइकोलॉजी ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो ये सारा मॉडर्न पर्सपेक्टिव में आ जाता है। उसके बाद आपका जो बचता है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ये बोलता है कि जो चीज एक से दूसरे तक पास ऑन होती है, प्लस साथ साथ इवॉल्व भी होती है। इवॉल्व मतलब और बेटर होती जाती है धीरे धीरे। अब इसमें लिखा है कि इट सीक्स टू एक्सप्लेन जनरल मेंटल स्ट्रेटेजीज एंड ट्रेट्स। जनरल मेंटल स्ट्रेटेजीज लोगों की क्यों ऐसी है जैसी वो है, या फिर ऐसे ट्रेट्स क्यों हैं लोगों के, ऐसे बिहेवियर क्यों है, इसमें ये देखा जाता है। जैसे पहले हम किसके ऐसे बिहेवियर होते थे जिसकी वजह से ये हमें पास ऑन हुए हैं। हमसे पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, क्या वो भी ऐसा कुछ करते थे जो हम आज करते हैं? जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि वाई फियर ऑफ स्नेक्स, हम सांप से क्यों डरते हैं? क्या हमारे एंसेस्टर्स भी सांप से डरते थे? या हम सबको म्यूजिक क्यों अच्छा लगता है, डांसिंग सबको क्यों अच्छा लगता है? क्या हम सब में ये चीज कॉमन कैसे है? तो ये इसमें कहीं ना कहीं हमारी एवोल्यूशन का कहीं रोल है, या हमारे एंसेस्टर्स ऐसे हुआ करते थे जिनको ये चीजें पसंद थी और धीरे धीरे हमारे अंदर भी उनसे ये चीजें आ गई। यहाँ पे दोबारा डार्विन का नाम आ गया, क्योंकि जब भी एवोल्यूशन की बात होती है तो डार्विन की सिलेक्शन सर्वाइवल थ्योरी सबको याद आ जाती है, नेचुरल सिलेक्शन वाली। तो इसमें इन्होंने एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझाया हुआ है। जैसे सपोज उस टाइम पे जो लोग होंगे उन्होंने जब पहली बार कुछ बिटर प्लांट को खाया होगा। बिटर प्लांट मतलब जैसे कोई खाने में बहुत खट्टा या पॉइजनस टाइप का, तो उसमें से आधे ऐसे होंगे जिन्होंने उसको खा के फेंक दिया होगा, और आधे ऐसे होंगे जो उसको खा के मर गए। तो अब क्या हुआ, जब एवोल्यूशन हुई तो जिन्होंने उसको खा के फेंक दिया क्योंकि उनको टेस्ट पसंद नहीं आया, उन्होंने वो चीज अपने माइंड में स्टोर कर ली कि मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं है, और वो जीन्स जो है जहाँ पे ये मेमोरी स्टोर्ड है, ये वाले जीन्स उनके ऑफस्प्रिंग को पास हो गए, मतलब उनके बच्चों को पास हो गए, और उनके बच्चों से आगे और बच्चों को पास हुआ। ऐसे करते करते ये चीज हम सबको हमारे सबके उसमें कॉमन हो गई कि हमें जो है बिटर चीज या कड़वी चीज पसंद नहीं आती। जो मर गए थे उनको खा के उनकी जनरेशन वहां खत्म हो गई, वो सरवाइव नहीं कर पाए, लेकिन जो बच गए
उन्होंने ये चीज अपने आगे जीन्स में फॉरवर्ड कर दी कि ये चीज नहीं खाते, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। तो इसी को नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी भी बोलते हैं, जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है हमारे बिहेवियर का, कि इसमें यही बता रहे हैं कि मतलब हमारे जो पुराने एंसेस्टर थे उनका कुछ ऐसा बिहेवियर रहा होगा जो आगे नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू पास हो गया। कुछ लोग नहीं सरवाइव कर पाए, और जो सरवाइव जिन्होंने कर लिया उन्होंने वो चीज आगे पास ऑन कर दी अपने जीन्स से। तो जीन्स में जो मेमोरी स्टोर थी वो आगे उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी आ गई, और ऐसे करते करते आगे पास ऑन होती गई। तो ये है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो ये है कि साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, मतलब एरियाज ऑफ, अगर आप साइकोलॉजी, क्योंकि हम ये जर्नल चैप्टर है साइंस ऑफ साइकोलॉजी में साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि अगर साइकोलॉजिस्ट जो हैं प्रोफेशनली वो किस किस जगह पे जाते हैं, उनकी एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या क्या होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी है जैसे हाउ डज अ साइकोलॉजिस्ट डिफर फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। अगर ये भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं पहले कि दोनों में क्या फर्क होता है, और अदर टाइप ऑफ प्रोफेशनल क्या होते हैं, उसमें प्रोफेशनल्स कौन से होते हैं दूसरे, अगर हम साइकोलॉजी में अपनी स्पेशलाइजेशन करते हैं तो हम क्या बन सकते हैं। तो पहले तो ये डिफरेंस देख लेते हैं साइकोलॉजिस्ट का और उसका साइकियाट्रिस्ट का। जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसको मेडिकल ट्रेनिंग मिली होती, उसको मेडिकल ट्रेनिंग नहीं मिली होती। अ साइकोलॉजिस्ट हैज नो मेडिकल ट्रेनिंग बट हैज अ डॉक्टरेट डिग्री। डॉक्टरेट डिग्री होती है लेकिन उसको मेडिकल ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन उसको अकेडमिक ट्रेनिंग मिली होती है। तो वो अकेडमिक ट्रेनिंग लेके साइकोलॉजिस्ट बन जाता है। लेकिन जो साइकेट्रिस्ट होता है उसको मेडिकल ट्रेनिंग मिली होती है, वो मेडिसिन दे सकता है। तो ये फर्क होता है, साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन नहीं दे सकता। साइकोलॉजिस्ट आपकी काउंसलिंग कर सकता है, आपकी थेरेपीज कर सकता है, मेडिसिन नहीं दे सकता। लेकिन जो साइकेट्रिस्ट है वो आपको मेडिसिन भी वो प्रिस्क्राइब कर सकता है। ये इन्होंने ये दिया हुआ है पाई चार्ट, इसमें दिखाया हुआ है कि ज्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहाँ काम करते हैं। तो ये दिखाया है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो यूनिवर्सिटीज में है एज अ काउंसलर हो गए, और स्कूल्स, फिर उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड है काफी सारे, फिर स्कूल्स में है, प्राइवेट कंपनीज में है, गवर्नमेंट उसमें है, सेक्टर में है। और ये फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी है, सबसे ज्यादा पॉपुलर क्लिनिकल साइकोलॉजी है। उसके बाद थोड़ी लेस पॉपुलर है काउंसलिंग। काउंसलिंग जैसे स्कूल्स वगैरह में हम करते हैं काउंसलिंग, तो वो है। उसके बाद अब बाकी सारे ट्रेड्स हैं जैसे जर्नल हो गया, फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गई, डेवलपमेंटल हो गई, डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ते हैं जिसमें सोशल हो गई जहाँ पे सोशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा जाता है, इंडस्ट्रियल हो गई, इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में देखा जाता है, एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च वाला फील्ड हो गया। तो ये सारी फील्ड्स हैं जो पॉपुलर हैं साइकोलॉजी के अंडर। और ये इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है साइकेट्रिस्ट के बारे में कि साइकेट्रिस्ट जो होता है उसको मेडिकल ट्रेनिंग मिली होती है और उसके पास डिग्री होती है एमडी की या डीओ डिग्री, और वो मेडिकल डॉक्टर होता है एक तरीके से साइकेट्रिस्ट। A psychiatric social worker is trained in the area of social work and usually possesses a master degree in that discipline. और अगर कोई साइकेट्रिक सोशल वर्कर है तो वो सोशल वर्कर के एरिया में ट्रेंड होता है। और उसके बाद एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन है। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन में मैनी साइकोलॉजिस्ट डू पार्टिसिपेट इन डिलीवरिंग थेरेपी टू पीपल हु नीड हेल्प। साइकोलॉजिस्ट बेसिकली किन लोगों की हेल्प करते हैं जिनको हेल्प चाहिए, तो उसमें वो और भी काम करते हैं, जैसे रिसर्च करते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग इक्विपमेंट कर सकते हैं। कौन सी इक्विपमेंट, जो उनके टेस्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के टेस्ट यूज होते हैं जो किसी पेशेंट की टेस्टिंग करने में, या उनकी कोई क्वेश्चनर टाइप की चीजें होती हैं, वो इक्विपमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं।
और वर्क प्लेसेस डिजाइन कर सकते हैं। वर्क प्लेसेस जैसे कोई जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये भी देखते हैं कि जो वर्क प्लेस है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं काम करने के लिए, उस वर्क प्लेस का किसी पर्सन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसको कंफर्टेबल प्लेस मिली है जिसमें वो अपना सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो है उसको यूज कर सकेगा। तो इस तरीके से ये चीजें भी इसमें आ जाती हैं। और एनिमल ह्यूमन बिहेवियर दोनों में ही होता है। अदर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है जैसे कि हेल्थ में। आजकल साइकोलॉजिस्ट की जो फील्ड्स है वो बहुत ब्रॉड हो गई हैं, सिर्फ स्कूल कॉलेजेस नहीं है, हेल्थ है। स्पोर्ट्स में भी साइकोलॉजी का यूज होने लग गया है। स्पोर्ट्स में कैसे कैपेसिटी और ज्यादा इंक्रीज करी जा सके जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी। फिर लीगल इश्यूज में साइकोलॉजिस्ट का यूज होता है। बिजनेस कंसर्न्स में साइकोलॉजी का यूज किया जाता है अपने बिजनेस को और ज्यादा अच्छा करने के लिए, लोगों के बारे में जानने के लिए। डिजाइनिंग ऑफ इक्विपमेंट, टूल्स, फर्नीचर। फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर जिसमें हम बैठते हैं, जिसको हम यूज करते हैं अपने घरों में, उसमें भी थोड़ा बहुत यूज किया जाता है साइकोलॉजी का, ये देखने के लिए कि किस तरह का ऐसा फर्नीचर बना सकते हैं जो हमें कंफर्टेबल लगे या हमारी बॉडी को सूट करे। तो हर चीज में, क्योंकि हमारी हर चीज में हम अपना कंफर्ट देखते हैं, तो वो कंफर्ट या वो पोटेंशियल और ज्यादा बेटर करने के लिए हर साइकोलॉजी का यूज हर जगह हो सकता है। जो धीरे धीरे उसके एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन अब आने लग गए हैं, पहले इतने नहीं होते थे। यहाँ पे ये लिखा है सोशल वर्कर विद सम ट्रेनिंग इन थेरेपी मेथड्स हु फोकसेस ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन मेंटल डिसऑर्डर सच एज पॉवर्टी, ओवरक्राउडिंग, स्ट्रेस। अगर कोई सोशल वर्कर है जिसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिली हुई है थेरेपी करने के लिए, और जो एनवायरमेंटल कंडीशन पे ज्यादा फोकस करता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स पॉवर्टी की वजह से क्यों हो रहे हैं, ओवर क्राउडिंग से कैसे होते हैं, स्ट्रेस, तो इन लोगों को हम एक साइकेट्रिक सोशल वर्कर की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि वो उन चीजों को स्टडी कर रहे हैं जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है जिनकी वजह से हमें डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये यहाँ पे समरी है बहुत अच्छी दी हुई। यहाँ पे साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव है जो फ्रॉइड की थ्योरी पे बेस्ड था, जिसमें अनकॉन्शियस माइंड और उसके इन्फ्लुएंस ऑन कॉन्शियस बिहेवियर के बारे में बात की थी। फिर बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है जिसमें वॉटसन और उसके बाद स्किनर की बात की थी। स्किनर में ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है जिसमें कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने कहा था कि ह्यूमन पोटेंशियल होता है, फ्री विल होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए स्ट्राइव करते हैं। फिर कॉग्निटिव आया था जिसमें ये बोला था कि जेस्टॉल्ट वालों ने भी कॉग्निटिव के बारे में बात की थी, और ये मेमोरी, इंटेलिजेंस, परसेप्शन, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करता है कॉग्निटिव। उसके बाद सोशियो कल्चरल आया था जो थोड़ा सा और मॉडर्न हो जाता है। सोशियो कल्चरल में हम इंडिविजुअल या उनका ग्रुप के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन है उस पर फोकस करते हैं। बायोसाइकोलॉजिकल में हॉर्मोन्स, ब्रेन स्ट्रक्चर, इन सब चीजों पे फोकस किया जाता है। और एवोल्यूशनरी उसमें पर्सपेक्टिव में क्या था कि हम सबके जो यूनिवर्सल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनिवर्सल मतलब जो सब में कॉमन है, जैसे झूठ बोलना या कड़वी चीजें पसंद ना आना, तो ये सब चीजें हम सब में कैसे हैं, एवोल्यूशन के थ्रू कैसे आई है। और बाद में हमने जो एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन देखे हैं उसमें 3 तरीके के लोग हमने देखे हैं। साइकोलॉजिस्ट जिनके पास डॉक्टरेट डिग्री होती है लेकिन वो मेडिसिन नहीं दे सकते, प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। एक होते हैं साइकेट्रिस्ट जिनके पास मेडिकल डिग्री होती है और वो जो मेडिसिन भी दे सकते हैं। और एक होते हैं साइकेट्रिक सोशल वर्कर जो ऐसे चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं और जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट हो रहा है। अब ये दो जो चीजें हमने पढ़ी हैं इसके बेस पे यहाँ पे क्विज है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्विज में पहला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट ऑफ टुडे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मतलब आज की जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इसमें से ओल्डेस्ट कौन सा है। ह्यूमनिज्म बिहेवियरिज्म सबसे पुराना है, बिहेवियरिज्म एंड साइकोडायनेमिक सबसे पुराना है, साइकोडायनेमिक एंड एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी सबसे पुराना है, कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड सोशियो कल्चरल साइकोलॉजी पुराना है। सबसे पुराना इसमें से कौन सा है।
तो अब ये आप इसमें से देख के आपको क्या लग रहा है, कौन सा पुराना है? देखो, इसमें कॉग्निटिव और ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये नए उसमें आता है। एवोल्यूशनरी भी मॉडर्न में हमने अभी पढ़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता पुराना। ह्यूमनिज्म भी नया ही है क्योंकि वो थर्ड फोर्स वाला हमने अभी मॉडर्न वाले में पढ़ा है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, बिहेवियरिज्म एंड साइकोडायनेमिक्स, जो कि पुराने वाले में भी आता है। साइको एनालिटिक थ्योरी और बिहेवियरिज्म जब हमने वॉटसन पढ़ा था और फ्रॉइड के बारे में हमने पढ़ा था, जो ये ओल्ड वाले में भी था। तो यही हम यहाँ पे ओल्डेस्ट ऑप्शन लेके चलेंगे। उसके बाद है विच पर्सपेक्टिव इज नोन एज थर्ड फोर्स। ये तो भी हमने करा था, इजी है। ह्यूमनिज्म है थर्ड फोर्स, क्योंकि पहले दो साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म फर्स्ट और सेकंड माने जाते हैं, थर्ड आता है ह्यूमनिज्म। फिर क्वेश्चन नंबर 3, वेजली वॉज बिहेविंग ऑडली। ये इन्होंने एक सिचुएशन दिया आपको। वेजली किसी का नाम है, ही वॉज बिहेविंग ऑडली एंड शोइंग साइंस ऑफ मेमोरी प्रॉब्लम्स एंड ऑड बिहेवियर। वेजली नाम का कोई है जो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है और उसको मेमोरी की प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स फाउंड दैट एन अर्ली फॉल हैड क्रिएटेड फ्लूइड प्रेशर ऑन हिज ब्रेन कॉजिंग द ऑड सिम्टम्स। डॉक्टर्स को ये पता चला कि एक बार वो बहुत जोर से गिरा था, उसकी वजह से उसकी ब्रेन में फ्लूइड प्रेशर बन गया है, जिसकी वजह से उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। अब ये इसमें से कौन सा पर्सपेक्टिव था? इसमें से कौन सा पर्सपेक्टिव डॉक्टर्स ने यूज किया उसके बिहेवियर को चेक करने के लिए? साइकोडायनेमिक यूज किया कि कॉग्निटिव यूज किया, बिहेवियरिज्म यूज किया या बायोसाइकोलॉजी यूज किया? कौन सा पर्सपेक्टिव यूज किया डॉक्टर्स ने? तो ब्रेन को डॉक्टर ने स्टडी किया है। साइकोडायनेमिक में हम माइंड स्टडी करते हैं, ब्रेन नहीं। बिहेवियरिज्म में हम बिहेवियर देखते हैं। कॉग्निटिव में हम थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीजें देखते हैं, मेमोरी। बट यहाँ पे जो डॉक्टर्स ने उसकी ब्रेन की स्टडी करी है, तो ये बायोलॉजी का यूज हुआ है, तो इसलिए हम ये आंसर मानेंगे बायोसाइकोलॉजी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच पर्सपेक्टिव वुड अ रिसर्चर बी टेकिंग if she was studying the way children learn through reinforcement of their actions? अगर कोई रिसर्चर ये चीज स्टडी कर रहा है कि बच्चे जो है रीइंफोर्समेंट से सीख रहे हैं। रीइंफोर्समेंट मतलब जब वो कुछ करते हैं अच्छा काम तो उनको अवार्ड मिलता है, जब वो गलत करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट मिलती है। तो ये कौन सा पर्सपेक्टिव है जिसमें रिवॉर्ड दिया जाता है, पनिशमेंट दी जाती है, रीइंफोर्समेंट दी जाती है? कौन सा पर्सपेक्टिव है? इजी क्वेश्चन है, बिहेवियरिज्म। क्योंकि बिहेवियरिज्म में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग में देखा है कि रीइंफोर्समेंट की वजह से हम एक बिहेवियर को लर्न कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following professional in psychology focuses more on environmental conditions that affect mental disorders? environmental condition की वजह से अगर डिसऑर्डर हो तो वो कौन से प्रोफेशनल देखते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था साइकेट्रिस्ट नहीं देखते, साइको एनालिस्ट नहीं देखते, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर देखते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट या लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, डॉक्टर रोडेन वर्क्स इन स्कूल सिस्टम डीलिंग डायरेक्टली विद चिल्ड्रन हु हैव इमोशनल, एकेडमिक एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स। डॉक्टर रोडेन इज मोस्ट लाइकली विच टाइप ऑफ साइकोलॉजिस्ट? ओके, वेरी इजी कि डॉक्टर रोडन स्कूल में अगर काम करते हैं जहाँ पे वो बच्चों को स्टडी करते हैं, उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स को, एकेडमिक प्रॉब्लम्स को, बिहेवियर प्रॉब्लम्स को, तो वो मोस्ट लाइकली कौन से साइकोलॉजिस्ट हुए? पर्सनालिटी हुए, डेवलपमेंटल हुए, स्कूल साइकोलॉजिस्ट हुए या कंपैरेटिव साइकोलॉजिस्ट? बहुत इजी है, स्कूल साइकोलॉजिस्ट हुए। तो ये आपके क्विज यहाँ पे खत्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने जो पढ़ा, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर